का जो क्वेश्चन होता है वो कुछ इस टाइप का होता है। वो कहता है प्रिपेयर कीजिए कैश फ्लो स्टेटमेंट। आपके पास 2 ईयर्स के डाटा होते हैं, लाइबिलिटी और एसेट्स की अमाउंटें होती हैं। आप यहाँ ईजीली देख सकते हैं कि जैसे आपके पास शेयर कैपिटल है, रिजर्व एंड सरप्लस है, लॉन्ग टर्म बोरो है, करंट लाइबिलिटी के सारे आइटम हैं। अब आपको ऐसी कौन कौन सी एक्टिविटी हैं जिनमें लिखना है, तो आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। इनके आगे ABC लिख के देखिए, ताकि आपको पता चले कि आपका जो हेड है वो किस किस एक्टिविटी में जाएगा। इसी के हिसाब से आपका क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो पीछे के हेड की प्रैक्टिस कीजिए और तीनों एक्टिविटी के नाम याद कीजिए, ताकि आप ईजिली कर सकें। और नेक्स्ट वीडियो देखिए। कैश फ्लो स्टेटमेंट, हमारे पास क्वेश्चन होगा प्रिपेयर कीजिए कैश फ्लो स्टेटमेंट। आपके 2 साल के डाटा होंगे, प्रीवियस ईयर की अमाउंट और करंट ईयर की अमाउंट। हमारे पास करंट ईयर की अमाउंट जो है 2024 की है और प्रीवियस ईयर की अमाउंट 2023 की है। इसे बनाने के लिए सबसे पहले हम फॉर्मेट बनाएंगे जो हमने पीछे बनाया था, ऑपरेटिंग एक्टिविटी का फॉर्मेट। प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम में अगर कोई टैक्स होगा, कोई डिविडेंड होगा, कोई जर्नल रिजर्व होगा तो वो प्लस कर लिया जाएगा। पहले दोनों प्रॉफिटों का डिफरेंस, टैक्स करंट ईयर का, डिविडेंड प्रीवियस ईयर का और जर्नल रिजर्व में इंक्रीजिंग, तीनों को प्लस करने के बाद अमाउंट डिटेल में लिखी जाएगी। नेक्स्ट आपके पास नॉन कैश एक्सपेंसेस यानी डेप्रीशिएशन, कोई गुडविल, लॉस ऑन इशू ऑफ शेयर्स, ये चीज़ें आपकी इंटरेस्ट पेड एक्सपेंसेस में आ जाएंगी। नॉन कैश इनकम में कोई रेंटल इनकम है, रेंटल इनकम के साथ कोई आपका इंटरेस्ट रिसीव है, डिविडेंड रिसीव है, आपकी इनकम में आ जाएंगे। या प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट्स, ये टोटल आपका कहलाएगा प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज। नेक्स्ट इसके बाद जितनी भी एसेट्स और लाइबिलिटियों में इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग होगी वो आप लिखेंगे इंक्रीजिंग करंट लाइबिलिटी और डिक्रीजिंग करंट एसेट्स के अंदर। और सबसे लास्ट में टैक्स अगर दिया होगा तो प्रीवियस ईयर का नीचे और करंट ईयर का आपका ऊपर जाएगा। आप फॉर्मेट तैयार करके रखेंगे। सेकंड फॉर्मेट जो हमारा होगा वो होगा हमारा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का। आप बीच में 2 लाइन छोड़ेंगे, ज़्यादा लाइन नहीं छोड़ेंगे। सेल ऑफ फिक्स एसेट्स डिक्रीजिंग, अगर अमाउंट में कोई डिक्रीजिंग हो तो। परचेज ऑफ फिक्स एसेट्स, अगर अमाउंटों के बीच में इंक्रीजिंग हो तो अमाउंट। इसी तरह फाइनेंसिंग एक्टिविटी, इशू ऑफ शेयर्स, अगर अमाउंटों में इंक्रीजिंग होगी तो। रिडेम्पशन या पेमेंट ऑफ शेयर या डिबेंचर्स, अगर अमाउंटों में डिक्रीजिंग होगी तो। दोनों का आंसर के बाद आप तीनों एक्टिविटियों को टोटल करेंगे, ABC, इनके बीच में एक एक लाइन का स्पेस रख लेंगे। इसके बाद प्रीवियस ईयर का कैश प्लस कर लेंगे और करंट ईयर का कैश हम माइनस करेंगे। आप पहले फॉर्मेट बना लेंगे और हम पहुंचते हैं क्वेश्चंस के ऊपर। और क्वेश्चंस पर हम सबसे पहले तीनों एक्टिविटी बनाने के बाद हम अपने क्वेश्चंस में सबसे पहले लिखेंगे A, B और C। ABC से मतलब हो गया कि हमें देखना पड़ेगा कि हमारी जो एक्टिविटी हैं कौन कौन सी चीज़ें किस किस एक्टिविटी में जाएंगी। इसके लिए आप पीछे का लेक्चर देख सकते हैं। जैसे हमने वहाँ देखा था शेयर्स कैपिटल हमेशा C एक्टिविटी में आती है, रिजर्व सरप्लस हमेशा A एक्टिविटी में आता है, लॉन्ग टर्म बोरो हमेशा C एक्टिविटी में आते हैं। इसी तरह ट्रेड पेबल A एक्टिविटी में और प्रोविजन फॉर टैक्स जो है या शॉर्ट टर्म प्रोविजन हमारा 2 बार आता है टैक्स ऑपरेटिंग एक्टिविटी में। तो मैंने यहाँ CA ये लिख लिए। अब ये कैसे लिखे जाते हैं इसके लिए आप पीछे वीडियो में देखिए कि शेयर कैपिटल किस जगह आती है, A एक्टिविटी में, B एक्टिविटी में या C एक्टिविटी में। इसी तरह रिजर्व सरप्लस और बाकी चीज़ें। अब एसेट्स में प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट्स हमेशा B एक्टिविटी में आता है, तो मैंने यहाँ B ले लिया। इंटेंजिबल एसेट्स से मुझे देखना पड़ेगा कि वो इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग। अगर इंटेंजिबल एसेट्स में डिक्रीजिंग है यानी प्रीवियस ईयर में अमाउंट कम है और करंट ईयर में उससे भी कम हो, यानी कि अगर प्रीवियस ईयर के मुकाबले करंट ईयर में अमाउंट कम है तो वो A एक्टिविटी में आएगी यानी नॉन कैश एक्सपेंसेस में। अगर प्रीवियस ईयर की अमाउंट कम है और करंट ईयर की अमाउंट ज़्यादा है तो B एक्टिविटी में आएगा यानी कि इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में। तो आपको ध्यान रखना है इंटेंजिबल एसेट्स के अंदर कि इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग। नेक्स्ट इन्वेंट्री हमेशा A एक्टिविटी में आएगी, ट्रेड रिसीवेबल A एक्टिविटी में, और लास्ट में कैश और कैश इक्विवेलेंट जो होगा हमारा तो सबसे लास्ट में हमारा आएगा कहाँ पर, E में और F में। करंट ईयर की अमाउंट E में और प्रीवियस ईयर की अमाउंट F में।
तो स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन। सबसे पहले हमारा नाम था शेयर कैपिटल। अब शेयर कैपिटल जो है हमारे पास प्रीवियस में अमाउंट जो है 30 लाख रुपए की है और करंट ईयर में हमारे पास जो अमाउंट है वो कितने की है, 40 लाख रुपए की। अगर ध्यान से हम देखें तो दोनों अमाउंटों के बीच में इंक्रीजिंग हो रही है। तो हम पहुंचते हैं सी एक्टिविटी में और सी एक्टिविटी में देखते हैं इंक्रीजिंग। सी एक्टिविटी में हम आ गए। सी एक्टिविटी में हमारा इंक्रीजिंग जो था वो था इशू ऑफ शेयर्स में। तो हमने इशू ऑफ शेयर्स में शेयर कैपिटल नाम लिखा और दोनों का डिफरेंस डिटेल में लिख दिया, अमाउंट 10 लाख रुपीज़ का। आगे आते हैं इसके बाद नेक्स्ट हमारी एंट्री के बाद नेक्स्ट एंट्री हमारी है रिजर्व एंड सरप्लस की। हमने देखा रिजर्व एंड सरप्लस। रिजर्व सरप्लस में पहले अमाउंट 6 लाख रुपए का था और आज की अमाउंट जो है यानी करंट ईयर की अमाउंट जो है वो 10 लाख रुपए की है। इस तरह से 4 लाख रुपए का प्रॉफिट हो जाता है और हमारा रिजर्व एंड सरप्लस जाता है ए एक्टिविटी में। तो आते हैं ए एक्टिविटी में। सबसे पहले हम प्रॉफिट और लॉस लिख लेते हैं। आप प्रॉफिट लॉस की अमाउंट को वर्किंग नोट में नीचे लिख लेंगे क्योंकि प्रॉफिट लॉस के साथ टैक्स, डिविडेंड और जर्नलिज्म ऑफ प्लस करा जाएगा, तो आप वहाँ वर्किंग नोट बना सकते हैं। अभी फ़िलहाल मैंने यहाँ बना लिया है ऊपर देखने के लिए। प्रॉफिट 4 लाख रुपए का आ गया, दोनों का डिफरेंस। आगे आते हैं साहब। नेक्स्ट हमारे पास तीसरा नाम हमारा आता है लॉन्ग टर्म बोरो। लॉन्ग टर्म बोरो सी एक्टिविटी में। अब लॉन्ग टर्म बोरो में हम देखेंगे अमाउंट प्रीवियस में अमाउंट हमारे पास 4 लाख की थी और करंट में अमाउंट हो गया 3 लाख रुपए की। यानी कि आप देखेंगे आपकी प्रीवियस की अमाउंट 4 लाख और करंट की अमाउंट 3 लाख, इस हिसाब से डिक्रीजिंग हो जाती है। तो सी एक्टिविटी में हम जाते हैं डिक्रीजिंग में। सी एक्टिविटी हमारी सी एक्टिविटी है और सी एक्टिविटी में हमारी हो रही है अमाउंट डिक्रीज। तो डिक्रीज की वजह से हमने लिखा रिडम्पशन में यानी पेमेंट में दोनों का डिफरेंस 1 लाख रुपए। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। आगे बढ़ने पर नेक्स्ट हमारा नाम आता है ट्रेड पेबल करंट लाइबिलिटी में। क्योंकि नाम करंट लाइबिलिटी के अंदर है तो इसीलिए ए एक्टिविटी में आया। पहले जो अमाउंट थी वो 4 लाख रुपए की थी और अब आपकी अमाउंट हो गई 3 लाख रुपए की। प्रीवियस में अमाउंट 4 लाख और करंट में अमाउंट 3 लाख हो गई, यानी कि करंट लाइबिलिटी में हो गई डिक्रीजिंग। डिक्रीजिंग करंट लाइबिलिटी अमाउंट 1 लाख। देखते हैं आगे जाकर डिक्रीजिंग करंट लाइबिलिटी। ये आ गया आपका डिक्रीजिंग करंट लाइबिलिटी। डिक्रीजिंग करंट लाइबिलिटी में ट्रेड पेबल का नाम लिखा और दोनों का डिफरेंस हमने लिख दिया 1 लाख रुपए का। नेक्स्ट आगे आ जाते हैं। नेक्स्ट एंट्री पे नाम आ गया शॉर्ट टर्म प्रोविजन यानी कि टैक्स। हम जानते हैं टैक्स को 2 जगह लिखा जाता है, एक तो प्रॉफिट में प्लस करते हैं और दूसरा हम नीचे डिक्रीजिंग करंट लाइबिलिटी में लिखते हैं, लेकिन दोनों की अमाउंट अलग अलग आती है। ये अमाउंट आपकी प्रीवियस ईयर की है और इधर की अमाउंट आपकी किसकी है, करंट ईयर की। तो बढ़ते हैं आगे, देखते हैं आपकी करंट ईयर की अमाउंट जो थी वो कितनी की थी, 1,40,000 की आपने प्रॉफिट में प्लस कर ली और प्रीवियस ईयर की अमाउंट जो थी आपके टैक्स की वो थी 1,20,000 रुपये, जो नीचे चला गया डिक्रीजिंग करंट लाइबिलिटी। इस तरह से टैक्स की 2 अमाउंटें अलग अलग आ गई, यानी कि प्रॉफिट 4 लाख में 1,40,000 टैक्स के प्लस होंगे और दूसरा टैक्स आपका जो प्रीवियस का है वो नीचे पहुंच गया। आगे बढ़ते हैं। इस तरह से हम आते हैं एसेट्स में। एसेट्स में हमारा नाम आता है प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट्स, यानी कि मशीन, बिल्डिंग या फर्नीचर जो भी नाम होगा, इसे आप नोट टू अकाउंट से देख सकते हैं। लास्ट ईयर अमाउंट जो थी आपकी वो थी 30 लाख रुपए की और अब आपकी अमाउंट हो गई है 43 लाख रुपीज़ की, यानी कि अमाउंट्स में हो गई है इंक्रीजिंग। तो बी एक्टिविटी में पहुंचते हैं और देखते हैं इंक्रीजिंग करंट एसेट्स कहाँ पहुंचता है। हम आगे बी एक्टिविटी में। बी एक्टिविटी में इंक्रीजिंग करंट एसेट्स हमारा आता है परचेज के अंदर। तो नाम लिखा हमने, मशीन है तो मशीन का नाम या प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट्स जो भी नाम लिखा हो उस नाम को लिखेंगे परचेज के नीचे इंक्रीजिंग होने पर, और दोनों अमाउंटों का डिफरेंस आपका आ गया 13 लाख रुपए का। इस तरह से हमारी बी एक्टिविटी कंप्लीट हुई और हम आते हैं आगे। नेक्स्ट हमारे पास नाम आ गया इंटेंजिबल एसेट्स गुडविल का। गुडविल कह दो, पेटेंट कह दो, कोई भी नाम से आ सकता है। हम देखते हैं लास्ट ईयर में अमाउंट हमारी यानी प्रीवियस ईयर में अमाउंट हमारे पास है 5,40,000 की और अब हमारी जो अमाउंट हो गई है वो हो गई है 4,40,000, यानी कि अमाउंट के बीच में आ गया डिफरेंस डिक्रीजिंग का। अब डिक्रीजिंग की वजह से हमारा ये अमाउंट पहुंचा ए एक्टिविटी में। ए एक्टिविटी में पहुंच गए और ए एक्टिविटी में नाम लिखा हमने नॉन कैश आइटम यानी एक्सपेंसेस के अंदर नाम टेंजिबल एसेट्स, इंटेंजिबल एसेट्स गुडविल का, और दोनों अमाउंटों का डिफरेंस ले लिया कितना, आपका 1 लाख रुपए का डिफरेंस। आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास नाम आता है इन्वेंट्री।
इन्वेंट्री क्योंकि हमारे पास ऊपर लिखा है करंट एसिड्स, तो ये एक्टिविटी में आता है। अब करंट एसिड्स में हम देखते हैं इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग। लास्ट ईयर हमारे पास अमाउंट थी 4,20,000, 4,20,000 रुपये, और अब अमाउंट हमारे पास हो गई है कितने की, 5 लाख रुपए की। तो लास्ट ईयर के मुकाबले इस साल अमाउंट इंक्रीज़ हो गई। आप कह सकते हो इंक्रीजिंग करंट एसेट्स आपकी हो गई, इंक्रीजिंग करंट एसेट्स। तो पहुंचते हैं ए एक्टिविटी में, देखते हैं इंक्रीजिंग करंट एसेट्स आपका ये रहा, और आपने नाम लिखा इन्वेंट्री का, और दोनों अमाउंटों का डिफरेंस आपका 80,000 आ गया, यानी 80,000 रुपये किस चीज़ के आ गए, आपके इन्वेंट्री के, इंक्रीजिंग करंट एसेट्स के नीचे। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट हमारा नाम जो आता है वो किस चीज़ का आता है, ट्रेड रिसीवेबल। अब क्योंकि ट्रेड रिसीवेबल भी हमारी एसेट्स है, एसेट्स में लास्ट ईयर अमाउंट जो थी वो थी 3,20,000 रुपये की, और अब जो अमाउंट हो गई है वो हो गई है 1,20,000 की। लास्ट ईयर अमाउंट थी 3,20 की, 3,20,000, और अब अमाउंट जो हो गई वो कितने की हो गई, 1,20, यानी कि डिक्रीजिंग हो गया। डिक्रीजिंग किसके अंदर हो गया, करंट एसेट्स में। तो पहुंचते हैं डिक्रीजिंग करंट एसेट्स, देखते हैं डिक्रीजिंग करंट एसेट्स का नाम ऊपर था, नाम हमने ऊपर लिखा ट्रेड रिसीवेबल, और दोनों अमाउंटों का डिफरेंस आपका कितने का आ गया, 2 लाख रुपए का, दोनों का डिफरेंस लिख दिया। इस तरह से इंक्रीजिंग करंट लायबिलिटी और डिक्रीजिंग करंट एसेट्स के नीचे ट्रेड रिसीवेबल आ गया और अमाउंट 2 लाख रुपए की आ गई। नेक्स्ट अगला नाम, लास्ट नाम हमारे पास है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। हम जानते हैं कैश और कैश इक्विवेलेंट अलग अलग जाते हैं, प्रीवियस ईयर की अमाउंट और करंट ईयर की अमाउंट दोनों। प्रीवियस ईयर ई में और करंट ईयर का पैसा जो जाएगा वो किस में, इस तरह से हमारा करंट ईयर का और प्रीवियस ईयर का अमाउंट, यानी करंट ईयर का अमाउंट और प्रीवियस ईयर का अमाउंट दोनों अमाउंट अलग अलग जाएंगे। प्रीवियस ईयर का ई और करंट ईयर का अमाउंट आपका जो हो गया वो किस में हो गया, एफ में। तो देखते हैं पीछे, करंट ईयर की अमाउंट 380 है और प्रीवियस ईयर के 2,40,000। तो मैंने अमाउंट लिखी प्रीवियस ईयर की अमाउंट, प्रीवियस ईयर की अमाउंट 2,40,000 और करंट ईयर की अमाउंट 3,80,000। क्योंकि लेस वाला था इसी मारे मैंने उसे माइनस में शो कर दिया है, इसी वजह से। जो प्लस वाली चीज़ आप उसे एज इट इज़ शो कर सकते हैं। अब पूरे क्वेश्चन को एक साथ देखते हैं कि हमारा पूरा क्वेश्चन कैसा था। सबसे पहले ऑपरेटिंग एक्टिविटी थी हमारी। ऑपरेटिंग एक्टिविटी में आपने प्रॉफिट और टैक्स दोनों को ऐड कर लिया और दोनों की अमाउंट आपकी बाहर आ गई 5,40,000। नॉन कैश एक्सपेंस में आपके पास 1 लाख रुपये अमाउंट है। इसी तरह से ट्रेड रिसीवेबल की अमाउंट 2 लाख है, और नीचे 3 अमाउंट हैं डिक्रीजिंग करंट लायबिलिटी और इंक्रीजिंग करंट एसेट्स के अंदर। तीनों अमाउंटों का टोटल हम बाहर ले लेंगे। अब जब आप ऑपरेटिंग एक्टिविटी की सारी बातें लिख लेते हैं तो सभी के टोटलों को बाहर लिखा जाता है अपनी अपनी सीक्वेंस के हिसाब से। जैसे मैंने यहाँ टोटल लिखा है, नॉन कैश एक्सपेंसेस का टोटल बाहर 1 लाख आ गया। मैंने देखा नॉन कैश इनकम में कोई नाम नहीं था तो उसके पैसे नहीं लिखे। इंक्रीजिंग करंट लायबिलिटी और डिक्रीजिंग करंट एसेट्स में एक ही आइटम था और अमाउंट का टोटल है 2 लाख रुपए का। नेक्स्ट डिक्रीजिंग करंट लायबिलिटी, इंक्रीजिंग करंट एसेट्स में 3 नाम हैं, ट्रेड पेबल, इन्वेंट्री और टैक्स। तीनों को टोटल करा, बाहर अमाउंट 3 लाख की आ गई, और इसे ब्रैकेट में लिया। उसकी वजह ये रही कि डिक्रीजिंग करंट लायबिलिटी माइनस की होती है तो उसे माइनस से शो करा। अब आप प्लस माइनस करेंगे, 5,50,000 में 1 लाख को हम क्या कर लेंगे, प्लस, फिर 2 लाख जो हैं उस टोटल में से प्लस कर लिया जाएगा और माइनस करने का तो आपका अमाउंट नीचे आ जाएगा। तो नेक्स्ट देखते हैं टोटलिंग कैसे करते हैं। सबसे पहले 5,40,000 में 1 लाख प्लस करके अमाउंट आ गई आपकी 6,40,000। 6,40,000 में इनकम में कुछ था नहीं, अगर होता तो माइनस कर लेते। अब आता है इंक्रीजिंग करंट लायबिलिटी और 2 लाख रुपये प्लस करके आपकी अमाउंट आ जाती है 8,40,000 रुपये, और डिक्रीजिंग करंट एसेट से 3 लाख माइनस करके आपका नेट ऑपरेटिंग एक्टिविटी का जो आंसर निकल कर आता है वो निकलता है 5,40,000। इस तरह से आप टोटल देख सकते हैं ऑपरेटिंग एक्टिविटी का। हम आगे आते हैं, देखते हैं नेक्स्ट अपनी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में हमारे पास एक ही नाम था, मशीन, और मशीन की अमाउंट केवल 13 लाख रुपए की है। फाइनेंसिंग एक्टिविटी में 2 हैं, शेयर्स के 10 लाख रुपए हैं इशू में और 1 लाख रुपए हैं पेमेंट में। तो आगे बढ़ते हैं, इनका टोटल देखते हैं कैसे कैसे करते हैं। क्योंकि इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में केवल डिक्रीजिंग में थे, यानी कि परचेज के अंदर 13 लाख, तो केवल मेरा माइनस का आंसर आया 13 लाख रुपए का।
आते हैं फाइनेंसिंग एक्टिविटी में। अब चूँकि फाइनेंसिंग एक्टिविटी जो है इसके अंदर हमारे पास दो आइटम हैं, 10 लाख प्लस के और 1 लाख रुपए जो है माइनस के हैं। तो 10 लाख में से 1 लाख माइनस करके फाइनेंसिंग एक्टिविटी का जो आंसर आया वो 9 लाख रुपए का आ गया। ऑपरेटिंग में एक ही आइटम था, इन्वेस्टिंग में केवल एक ही आइटम था, तो वहाँ 13 लाख आया खाली। जबकि फाइनेंसिंग में दो थे, प्लस वाले में से माइनस वाले को हमने माइनस कर लिया, यानी प्लस के 10 लाख रुपए में से माइनस के 1 लाख रुपए माइनस करे और हमारा जो आंसर निकल के आया वो कितने का निकला, 9 लाख रुपए का। इस तरह से हमारी 3 एक्टिविटी कंप्लीट होती हैं। पहली एक्टिविटी ऑपरेटिंग, ऑपरेटिंग का जो आंसर था हमारा वो था हमारे पास 5,40,000, इन्वेस्टिंग का आया 13 लाख और फाइनेंसिंग का आ गया 9 लाख रुपए का। और ये तीनों का टोटल जो बैठा, ए बी और सी का टोटल, ए का टोटल, बी का टोटल और सी का टोटल, तीनों का टोटल हो गया 1,40,000 रुपये का। और इस 1,40,000 के अंदर हम प्रीवियस ईयर का कैश प्लस कर लेंगे। प्रीवियस ईयर का आपका कैश आया 2,40,000 का और करंट ईयर का कैश जो है हम क्या कर देंगे इसमें से माइनस 3,80,000। इस तरह से हमारी टोटल एक्टिविटी बन जाती है तीनों, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग और